अलसऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से फैसल बिन तलहा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम। खून आलूद सीट पर अरशद शरीफ के बाल, गोलियों की टाइमिंग और आईफोन मुतज़ाद दावे और तहक़ीक़ात से जुड़े अहम सवाल। अरशद शरीफ, ये पत्थर यहाँ क्यों रखे हैं? कच्ची पथरीली और धूल मिट्टी से अटी उस वीरान सड़क पर सफ़र के दौरान अरशद शरीफ की ज़िंदगी का ये आखिरी सवाल था। अब तक की तहक़ीक़ात के मुताबिक इस सवाल के कुछ देर बाद वो गोली लगने से हलाक हो गए थे। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ अक्टूबर 23 की रात कीनिया के इलाक़े मगाड़ी में फायरिंग के एक वाक़ये में हलाक हुए थे। उनकी मौत को तकरीबन 2 माह होने को हैं, मगर पाकिस्तान और कीनिया में जारी इस टारगेटेड कत्ल की तहक़ीक़ात के नतीजे में सामने आने वाली मालूमात बज़ाहिर इस केस को मज़ीद पेचीदा और गंभीर बना रही हैं। अलसऊदी उर्दू सर्विस की टीम कीनिया में होने वाली तहक़ीक़ात में पेशरफ़्त से मुतालिक जानने के लिए नैरोबी पहुंची और इस केस से जुड़े मुख्तलिफ किरदारों से बातचीत की। हमने ये समझने की कोशिश की है कि अब तक होने वाली तहक़ीक़ात में किस नौइयत के तज़ादात और ख़ामियाँ हैं। अलसऊदी उर्दू सर्विस की टीम ने जहां कीनिया में इलाहुदेदारों के इंटरव्यूज़ किए, वहीं इस केस की तहक़ीक़ात से मुंसलिक अफसरान, फायरिंग रेंज और फार्म हाउस के मुलाज़िमीन और फायरिंग के मकाम की करीबी आबादी के अलावा बाज़ दस्तावेज़ात तक रसाई भी हासिल की है ताकि इस केस में पेशरफ़्त की मालूमात जमा हो सकें। नैरोबी रवानगी से क़ब्ल मैंने नवंबर में अरशद शरीफ के अहले खाना से मुलाकात की और समझने की कोशिश की कि इस वाक़ये के बाद उनकी फैमिली आज कहाँ खड़ी है। मैं ज़हनी तौर पर अब तक ये कबूल ही नहीं कर पाई कि अरशद इस दुनिया में नहीं हैं। जैसे वो कभी सवात चला जाता था, कभी वज़ीरिस्तान चला जाता था। मैं आज भी खुद को यही बताती हूँ कि वो कहीं गया हुआ है और बस जल्द ही वापस आ जाएगा। अरशद शरीफ की वालिदा रफ़त आरा अलवी ये बताते हुए आबेदीदा हो गईं। उनकी उम्र अब तकरीबन 70 साल है और कई घंटे की मुलाकात में सिर्फ एक बार मैंने इनकी आंखों में आंसू दिखे जब गालिबन इन्हें ये ख्याल आया कि उनका बेटा अब वापस नहीं आएगा। अरशद शरीफ की वालिदा बार बार अपने बेटे के कातिलों को सामने लाने का मुतालबा करती हैं। वो गुस्से में हैं और किसी भी शख्स का नाम लेने से गुरेज नहीं करती। मेरे पास अब और क्या बचा है? क्या हम औरतें बाहर धक्के खाएं? मुझे इस मुल्क में इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं रही। मेरे पास अब और क्या बचा है? क्या हम औरतें बाहर धक्के खाएं? मुझे इस मुल्क में इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं रही। अरशद शरीफ अपनी निजी ज़िंदगी को सोशल और मेन स्ट्रीम मीडिया से अलहदा रखने के कायल थे और यही वजह है कि जब मैं इनकी वालिदा रफ़त आरा अलवी और अहलिया सिमी अरशद से पहली बार मिली तो इन्होंने दीगर अहले खाना के हमरा कई घंटे ऑफ कैमरा बात करने को तरजीह दी। उनके घर में ड्राइंग रूम और लाउंज की दीवारों पर अरशद शरीफ, उनके भाई मेजर अशरफ शरीफ और वालिद जो पाकिस्तान नेवी में मुलाजिम थे, की तस्वीर, मेडल्स और शल्ड्स आवेज़ा हैं। इसके अलावा अहले खाना के पास अरशद शरीफ की अपने बच्चों के साथ हर मौका और त्योहारों की तस्वीर के कई एल्बम्स हैं और दर्जनों ऐसी तस्वीर भी जिन पर जमी गर्द उनकी वालिदा साफ कर रही थीं। वो हर मौका पर तस्वीर बनाता था और यादें जमा करता रहता था। अरशद हर हफ्ते दोस्तों की दावत करता, हम ख़वातीन खाना तैयार करती थीं मगर हम कभी इसके दोस्त अहबाब से नहीं मिले। यहीं अरशद शरीफ की पहली अहलिया सिमी अरशद अपने बच्चों के हमरा मौजूद थीं। इन्होंने बताया कि अरशद शरीफ को तवील अरसे से धमकियां मिल रही थीं। इन धमकियों का सिलसिला इस कदर बढ़ गया था कि इन्हें कुछ अरसे तक अपने फ़ोन बंद रखने पड़े। वो हर मौका पर तस्वीर बनाता था और यादें जमा करता रहता था। काफ़ी अरसे से धमकियां मिल रही थीं और हम मुहतात भी थे, मगर ये अंदाज़ा नहीं था कि कोई इस हद तक जा सकता है।
लोग इन्हें ये मशवरे भी देते थे कि फिलहाल प्रोग्राम छोड़ दो क्योंकि धमकियां मिल रही हैं। ये भी धमकी दी गई कि तुम्हारा प्रोग्राम बंद करवा देंगे। फिर एक वक्त आया कि फ़ोन बंद करने पड़े। इन्हें पता चला होगा कि इनकी कॉलेज टैप हो रही हैं और इन्हें ट्रैक किया जा रहा होगा। सो कुछ अरसे के लिए मोबाइल फ़ोन्स ऑफ कर दिए कि ये सिलसिला शायद थम जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। इनकी वालिदा के मुताबिक अरशद शरीफ ने हर किसी को खत लिखे कि इनकी जान को खतरा है, मगर किसी ने इसकी नहीं सुनी, किसी ने इसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। मैं ये नहीं जानती कि इनकी नीयत क्या थी, लेकिन अब हर कोई इस वाक़े को कैश करवा रहा है। मेरा सवाल है कि वो कौन थे जिनके कहने पर अरशद के खिलाफ दर्जन भर FIRs दर्ज हुईं? ये लोग वही हैं जो अरशद को ख़त्म करना चाहते थे। इनकी वालिदा का इशारा इन FIRs की जानिब है जो सहाफ़ी अरशद शरीफ के खिलाफ इनके पाकिस्तान छोड़ने से क़ब्ल मुख्तलिफ शहरों में काटी गईं। इनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि इनके नजदी न्यूज़ चैनल आसाम राइफल्स वाई ने इनकी नौकरी ख़त्म कर दी। इससे पहले अरशद शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट के काफ़ी करीब समझा जाता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ रवां बरस तहरीक अदम इतिमाद कामयाब होने के बाद अरशद शरीफ ने शदीद अल्फाज में एस्टैब्लिशमेंट और सियासत में इनके मुबैना किरदार पर तनकीद शुरू की। जब फौजी क़यादत और इमरान खान के दरमियान बयानिए की जंग शुरू हुई तो अरशद शरीफ इमरान खान के साथ खड़े थे। जब इनका प्रोग्राम बंद हुआ और आसाम राइफल्स वाई ने इनसे अलग होने का ऐलान किया तो अरशद शरीफ ने यूट्यूब पर वीलॉग्स का सिलसिला शुरू किया। अपने वीलॉग्स में वो मौजूदा हुकूमत और साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ खोल कर बात करते। फ़ीकट फानडनग रिपोर्टर और डिप्टी जनरल अनटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दावा किया गया कि अरशद शरीफ के खिलाफ FIRs के इंदराज के बाद इन्हें पाकिस्तान से जाने का मशवरा दिया गया और इस ज़मीन में इंतज़ामात आसाम राइफल्स वाई न्यूज़ ने किए, जबकि इन्हें मुल्क से बाहर जाने के लिए पेशावर एयरपोर्ट तक पहुँचाने में खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने मुआवनत की। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एक थ्रेट लेटर जारी किया गया जिसमें इस अंदेशे का इजहार किया गया कि सहाफ़ी अरशद शरीफ को कत्ल किया जा सकता है। अरशद शरीफ की पाकिस्तान से दुबई रवानगी। पाकिस्तान से रवानगी के बाद अरशद शरीफ की पहली मंजिल दुबई थी, जहां इन्होंने 10 दिन क़याम किया। उनकी अहलिया दुबई में अरशद शरीफ से आखिरी बार बात का जिक्र करते हुए कहती हैं कि वो काफ़ी दबाव का शिकार थे। इन्होंने बताया कि मुझे 48 घंटे में दुबई छोड़ने का कहा गया है। इन्हें कहा गया कि जहां मर्जी जाओ, बस दुबई से निकल जाओ। वो बहुत मजबूत और बहादुर आदमी था। वो हिम्मत से काम लेता था, मगर इस दिन वो दबाव में थे। आज जब मैं पीछे मुड़ कर देखती हूँ तो एहसास होता है कि वो किस कदर परेशान था और इन लोगों ने इसको कितने दबाव में रखा हुआ था। मैं सोचती हूँ कि शायद इनके लिए रास्ते बनाए गए, शायद ये एक मंसूबे का हिस्सा था। मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। दुबई से नैरोबी। अरशद शरीफ अगस्त 20 को दुबई से निकले तो उनके पास कीनिया का ऑन अराइवल वीज़ा था। ये वीज़ा इन्हें नैरोबी में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन वक़ार अहमद के दवतनामे की बुनियाद पर दिया गया था। वक़ार अहमद के पाकिस्तान और कीनिया के तफ्तीशी एहलकारों को दिए गए बयानात के मुताबिक इन्होंने इस दवतनामे की वजह आसाम राइफल्स वाई के सीनियर उहदेदार और चैनल के मालिक सलमान इकबाल के कज़न मिर्ज़ा वसी को बताते हैं, जो उनके मुताबिक उनके करीबी और पुराने दोस्त थे और मिर्ज़ा वसी ने ही अरशद शरीफ के लिए दवतनामा भेजने की दरख्वास्त की थी। अरशद शरीफ। कीनिया में पाकिस्तानी सहाफ़ी की गाड़ी पर 9 गोलियां लगीं। अरशद शरीफ ने आखिरी दिन कहां गुजारा? हलाकत का मुअम्मा जो रोज़ बरोज़ उलझता जा रहा है।
दस्तावेज़ात को अहमियत देने वाला बाखबर सहाफ़ी बयानिए की जंग में बहुत आगे चला गया था। कीनिया के मकामी अफराद और सरकारी एहलकारों के मुताबिक वक़ार अहमद और उनके भाई खुर्रम अहमद कीनिया में तवील अरसे से मुक़ीम हैं और यहाँ प्रॉपर्टी तामीरात के कारोबार से मुंसलिक हैं। इस कारोबार के अलावा वो असलहे की फ़रोख्त का काम और कोयनी एमू डिम्पा नामी फायरिंग रेंज की मलकियत भी रखते हैं। इस नजरी फायरिंग रेंज में फायरिंग की तरबियत दी जाती है। अल सऊदी उर्दू सर्विस से बात करते हुए इस केस से मुंसलिक मुतअद्दिद अफराद ने दावा किया कि वक़ार अहमद को कीनिया और पाकिस्तान के मुक़्तदर हलक़ों तक रसाई हासिल है और उनके बारे में कहा जाता है कि वो वेल कनेक्टेड हैं। अरशद शरीफ अगस्त 20 को कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी पहुंचे और फिर 2 माह तक वो यहीं रहे। अक्टूबर 22 की शब क्या हुआ। गाड़ी का टायर फट चुका था मगर खुर्रम अहमद अपने भाई के मशवरे पर जाए बुकुआ से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़े जमशेद के मलकियती टंगा फार्म हाउस पहुंचे। अब तक की तहक़ीक़ात के मुताबिक अरशद शरीफ वक़ार अहमद के भाई खुर्रम अहमद के हमरा अक्टूबर 22 की रात नैरोबी से मगाडी की जानिब रवाना हुए। मगाडी नामी इलाका नैरोबी से तकरीबन 110 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये कीनिया के गर्म तरीन इलाक़ों में से एक है और यहाँ की आबादी 5000 नफूस पर मुश्तमिल है। कम आबाद और इंतहाई गर्म होने की वजह से यहाँ लोगों की आमद व रफ़त काफ़ी कम रहती है। यहाँ से इथोपिया की सरहद कुछ किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। मगाडी को एक और बात मुनफरिद बनाती है और वो ये है कि इस इलाक़े की मलकियत एक मरूफ़ नडीन नजरी कंपनी टाटा के पास है। उसी इलाक़े में वक़ार अहमद की मलकियती कोयनी एमू डिम्पा नामी फायरिंग रेंज भी वाक़ है। तकरीबन 2100 एकड़ पर मुहित इस फायरिंग रेंज में सपोर्ट्स हंटिंग, निशानाबाजी और दीगर सहूलियात भी मौजूद हैं, जबकि यहाँ कैंपिंग के इंतज़ामात के अलावा गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट भी है। कोयनी एमू डिम्प के मालिक और अरशद शरीफ के मेज़बान वक़ार अहमद अमरीकी हुकूमत के साथ मुआहदे के तहत इस फायरिंग रेंज में अमरीकी इंस्ट्रक्टर्स के ज़रिए स्पेशल तरबियत फराहम करते हैं। तकरीबन 2100 एकड़ पर मुहित इस फायरिंग रेंज में सपोर्ट्स हंटिंग, निशानाबाजी और दीगर सहूलियात भी मौजूद हैं। अरशद शरीफ अक्टूबर 22 की रात मगाडी में कोयनी एमू डिम्पा पहुंचे। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक अक्टूबर 23 की सुबह अरशद शरीफ ने वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद के हमरा नाश्ता किया और अब तक होने वाली तफ्तीश के मुताबिक दिन का बाकी हिस्सा खुर्रम अहमद के हमरा गुजारा। इस रात वक़ार अहमद ने वहाँ मौजूद अमरीकी इंस्ट्रक्टर्स के एजाज़ में एक डिनर का एहतिमाम किया और अरशद शरीफ समेत वक़ार की अहलिया खुर्रम और इनकी अहलिया जबकि एमूडम के शरीक मालिक जमशेद भी इस डिनर में मौजूद थे। खुर्रम अहमद ने कीनिया में पुलिस हुक्काम को बताया है कि उस रात वो अरशद शरीफ के हमरा 8:30 बजे डिनर से फारिग हुए और अपनी सफ़ेद रंग की लिनड क्रूज़र में नैरोबी की जानिब रवाना हो गए। इस दौरान इलाके में एक मर्सिडीज की चोरी और अगवा की इत्तला पुलिस को मौसूल हुई और फिर एमू डिम्प के करीब वाक़े पुलिस के जनरल सर्विस यूनिट यानी GS उत्तराखंड एहलकारों ने एमूडम को जाती कच्ची सड़क पत्थरों के जरिए ब्लॉक की ताकि चोरी या अगवा होने वाली मर्सिडीज गाड़ी को बाजियाब करवाया जा सके। जब अरशद शरीफ और खुर्रम अहमद की गाड़ी यहां से गुजरी तो फायरिंग के वाक़ये में अरशद शरीफ को सर और सीने में 2 गोलियां लगीं और वो मौका पर ही हलाक हो गए। खुर्रम अहमद ने अपने भाई वक़ार और फिर जमशेद को फ़ोन पर फायरिंग की इत्तला दी। इस दौरान इनकी गाड़ी का टायर फट चुका था मगर वो अपने भाई के मशवरे के मुताबिक यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़े जमशेद के मलकियती टंगा फार्म हाउस पहुँचे।
कीनिया की पुलिस और पाकिस्तानी तफ्तीशकारों को दिए गए बयान के मुताबिक वक़ार अहमद ने आसाम राइफल्स वाई के मिर्ज़ा वसी और फिर सुलेमान इकबाल से भी बात की और अरशद शरीफ की हलाकत की खबर उन तक पहुंचाई। टंगा फार्म हाउस का दाखिली गेट जहां अरशद की डेड बॉडी सबसे पहले पहुंचाई गई। बदअज़ां वक़ार अहमद, उनकी अहलिया जमशेद और फार्म हाउस से मुंसलिक दीगर लोग भी यहां आए और फिर पुलिस भी इस फार्म हाउस में पहुंची। अरशद शरीफ की डेड बॉडी को यहां से मुर्दा खाने मुंतकिल किया गया और इसके बाद पाकिस्तान खबर पहुंचा दी गई। वक़ार अहमद मैयत के हमरा मुर्दा खाने तक गए, जबकि खुर्रम अहमद जमशेद के हमरा नैरोबी चले गए। इस मौका पर पुलिस ने इसे गलती करार देकर खुर्रम से मुआफ़ी मांगी और बात ख़त्म हो गई। ये कहानी यहाँ तक बहुत सादा सी नज़र आती है, लेकिन इस कहानी में उस वक्त मोड़ आया जब पुलिस ने पहले इसे मिस्टेकन आइडेंटिटी, गलत शनाख्त के नतीजे में होने वाली हलाकत करार दिया और बदअज़ां ये बयान दिया कि गाड़ी से GSU हलकारों पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग की गई। अल सऊदी उर्दू सर्विस ने इस वाक़ये के फ़ौरन बाद कीनिया में रिकॉर्ड का हिस्सा बनने वाली दस्तावेज़ात और पाकिस्तान की फ़ैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट का तफसीली और तक़ाबुली जायज़ा लिया और ऐसे कई अफराद से बराह रास्त बातचीत की जो इस केस की तहक़ीक़ात कर रहे हैं या इस वाक़ये से बिलवासिता या बिलावास्ता मुंसलिक हैं। इन तमाम मुलाकातों और दस्तावेज़ात के बाद हम आपको वो तज़ादात बताएंगे जो तहक़ीक़ात में सामने आए हैं और इन सवालों से भी आगाह करेंगे जो इन बयानात और रिपोर्ट्स के बाद जवाब तलब हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको कीनिया में सफ़र के दौरान पेश आने वाले चंद वाक़यात से मुतालिक बताते हैं। नैरोबी पहुंचने पर हमने सबसे पहले मुख्तलिफ यूनिट्स में पुलिस एहलकारों से राबिता करना शुरू किया जो इस केस से जुड़े थे। मुझे इस वक्त हैरत हुई जब हमसे मालूमात के बदले रिश्वत रकम का मुतालबा किया गया। यहाँ तक कि पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल के दफ्तर से राबिते के मौका पर यह कहा गया कि आप हमसे रकम तय कर लें, फिर हम आपका इंस्पेक्टर जनरल से राबिता करवाएंगे। अल सऊदी उर्दू सर्विस की टीम से कीनिया पुलिस के एहलकारों ने अरशद शरीफ केस से मुतालिक मालूमात फराहम करने के एवज़ रिश्वत तलब की। ऐसा तासुर मिला कि अरशद शरीफ के मुबैना कत्ल जैसा हाई प्रोफाइल केस बराए फरोख्त है और पुलिस से मुंसलिक मुख्तलिफ अफराद मौका का फ़ायदा उठा रहे हैं। मगर ये हकीकत ज़्यादा तशवीशनाक है कि इस नौयत के हाई प्रोफाइल केस में अगर रिश्वत तलब करना इस कदर आम है तो पुलिस से कोई भी इंतहाई अक़दाम बैद अज़ क़ियास नहीं है। हमने कोयनी एमू डिम्प में इस मकाम तक जाने की कोशिश भी की जहां अरशद शरीफ ने डिनर किया था। ताहम यहाँ मौजूद रेस्टोरेंट के पास पहुंचने पर जब मुलाजिमीन ने मालिकान से राबिता किया तो इन्हें मना कर दिया गया। वहाँ मौजूद एक मुलाजिम ने हमें बताया कि यहाँ कुछ अर्सा पहले एक पाकिस्तानी का कत्ल हुआ है जिसका इल्ज़ाम हमारे मालिकान पर लगा है। इसके बाद यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के लोगों की आमद पर पाबंदी है और सहाफ़ियों को तो बिल्कुल इजाज़त नहीं। कोयनी एमू डिम्प जाने से पहले हम कैसीरीन पुलिस स्टेशन गए। ये वही पुलिस स्टेशन है जहां वो गाड़ी मौजूद है जिसमें अरशद शरीफ को निशाना बनाया गया। इसके अलावा अरशद शरीफ की हलाकत के बाद टीमें भी उसी पुलिस स्टेशन से रवाना की गई थीं जिन्होंने उनकी मैयत को मुर्दा खाने मुंतकिल किया था और पोस्टमार्टम करवाया था। पुलिस स्टेशन में मौजूद अरशद शरीफ की गाड़ी की अगली नशस्त पर उनके खून के अलावा सर के बाल अभी भी चिपके हुए हैं। कैसीरीन पुलिस स्टेशन में वो गाड़ी मौजूद है जिसमें अरशद शरीफ को निशाना बनाया गया था। इस रात अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे थे।
इनमें से एक GSU का है जो कीनिया की पुलिस का पैरामिलिट्री यूनिट है और इसका काम मुल्क में किसी किस्म की बदनज़मी, पुरतशद्दुद मुज़ाहरों और इंतशार को काबू करना है। GS उत्तराखंड साबिक एहलकार जारज मसामली के मुताबिक यहाँ दस्तों की तैनाती के लिए हुक्म इंस्पेक्टर जनरल के दफ्तर से आता है और आइन के तहत हुकूमत की इजाज़त के बगैर उनकी तैनाती नहीं की जाती। इसके अलावा किसी भी मौका पर तैनाती के हवाले से इनके दस्तों की तादाद और सरबराही से मुताल्लिक़ भी क़वानीन मौजूद हैं। GSU एहलकारों की पोजीशंस का फ़र्क। एमू डिम्प कोयनी की जानिब जाती एक कच्ची सड़क पर ये वाक़या पेश आया था। हमें एमूडम्प के इस हिस्से से जाए वक़ूअ तक पहुँचने में तकरीबन 25 मिनट लगे। ये पथरीला और गैरहमवार रास्ता है जहां गाड़ी की रफ्तार एक हद तक ही रखी जा सकती है। वो मकाम जहां रोड ब्लॉक किया गया था दरअसल एक खुशक नाले की गुज़रगाह है और यहां पानी के बहाव के लिए सड़क के नीचे 2 बड़े पाइप नस्ब हैं। इन्हें के ऊपर सड़क पर पत्थर रखकर इसे ब्लॉक किया गया था। यहाँ GS उत्तराखंड 4 एहलकार तैनात थे जिनमें से एक गाड़ी का ड्राइवर था। इन एहलकारों की सरबराही चीफ इंस्पेक्टर यूटा जोसेफ कर रहे थे और इनके साथ 2 सिपाही थे। इन तमाम अफराद के पास हथियार मौजूद थे। अल सऊदी उर्दू सर्विस को मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक GS उत्तराखंड एहलकारों ने इस वाक़े के अगले रोज़ इस मामले की तफ्तीश करने वाले पुलिस एहलकारों को बताया कि यूटा जोसेफ नाले के बाएं जानिब खड़े थे जबकि दोनों सिपाही इनसे कुछ फासले पर इस नाले के दाएं जानिब खड़े थे। अरशद शरीफ की हलाकत में मुबैना तौर पर मुलव्वस कीनिया का स्पेशल पुलिस यूनिट GSU किया है। मौका पर मौजूद एहलकारों ने पुलिस को बताया कि जब अरशद शरीफ की गाड़ी आई तो यूटा जोसेफ ने इन्हें रुकने का कहा और फ्लैश लाइट का इस्तेमाल भी किया मगर वो नहीं रुके। गाड़ी ने पत्थरों का बैरियर क्रॉस करने की कोशिश की और उसी दौरान गाड़ी से इन पर फायरिंग भी हुई। फायरिंग से नाले के दाएं जानिब खड़े सिपाहियों में से एक को गोली लगी। इनके मुताबिक गोली लगते ही वो नाले की जानिब भागे और वहां नस्ब एक पाइप में छप गए। इन्होंने पुलिस हुक्काम को बताया कि वो सख्त तकलीफ में थे। वो मकाम जहां कच्ची सड़क पर पुलिस की जानिब से रुकावटें लगाई गई थीं और फायरिंग का वाक़या पेश आया। वहां मौजूद दूसरे एहलकार ने दावा किया कि वो भी अपने साथी के पीछे नाले में चले गए और इस दौरान गोलियां चलने की आवाज़ आती रही। इनके मुताबिक जब वो बाहर निकले तो गाड़ी जा चुकी थी और इसका पीछा करने के बजाय हमें ये हुक्म दिया गया कि ज़ख्मी साथी को ट्रेनिंग कैंप ले जाएं ताकि इन्हें तिब्बी इमदाद दी जा सके। ताहम इस वाक़े के तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद GS उत्तराखंड इन एहलकारों की जानिब से दिया गया बयान मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन टीम को इन एहलकारों ने मुख्तलिफ पोजीशंस का बताया है। उनके मुताबिक जब इन्हें गाड़ी की आमद की इत्तला मिली तो वो घात लगाकर बैठ गए। इनके मुताबिक ये दोनों सिपाही नाले में नस्ब पाइप के साथ घात लगाकर बैठ गए और जब गाड़ी पहुंची तो इन पर फायरिंग की गई और उसी वजह से इन दोनों एहलकारों ने भी जवाबी फायरिंग की। फायरिंग की टाइमिंग पर तजाद। फायरिंग की टाइमिंग समझने के लिए अल सऊदी उर्दू सर्विस की टीम ने न सिर्फ मुख्तलिफ दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया बल्कि इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों से बात भी की। जब तहक़ीक़ात से जुड़े एक सरकारी अफसर ने मुझे ये बताया कि इन्हें 9:36 पर अफसरान बाला की तरफ से मगाड़ी में फायरिंग की इत्तला और वहां पहुंचने का हुक्म मिला तो मैं ये सोच रहा था कि महज 6 मिनट में फायरिंग की इत्तला और टीम की तैनाती के बारे में हुक्म कैसे मिल सकता है। लेकिन आगे चलकर अंदाज़ा हुआ कि इस केस से मुंसलिक हर शख्स का बयान दूसरे से मुख्तलिफ है। सबसे पहले खुर्रम अहमद हैं जिनके मुताबिक वो रात 8:30 बजे अरशद शरीफ के हमरा कोयनी डिम्प से निकले और रात 9:30 पर फायरिंग का वाक़या पेश आया।
कीनिया की पुलिस को भी खुर्रम अहमद, इनके भाई वकार अहमद और जीएस उत्तराखंड एहलकारों ने इब्तिदा में यही टाइम बताया। लेकिन इन सब के बयानात का बारीकी से जायजा लें तो पता चलता है कि हर किसी का बयान मुख्तलिफ है। खुर्रम अहमद के मुताबिक फायरिंग 9:30 पर हुई। इनके भाई वकार अहमद के मुताबिक खुर्रम ने इन्हें 9:20 पर एक फ़ोन कॉल के ज़रिए फायरिंग की इत्तला दी। जीएस उत्तराखंड मुताबिक फायरिंग 9:45 पर हुई, जबकि तहकीकात करने वाले एक पुलिस अफसर के मुताबिक इन्हें 9:36 पर फ़ोन करके बताया गया कि मगाड़ी में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। लेकिन अल सऊदी उर्दू सर्विस ने इस वाक़ये के मकाम से तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव पर वाक़े मसाई कबीले के चंद अफराद से बात की और समझने की कोशिश की कि इन्हें इस रात फायरिंग के बारे में क्या याद है। अल सऊदी उर्दू सर्विस से 2 ऐसे अफराद ने बात की जो इस वाक़ये के वक्त न सिर्फ इस सड़क से गुजरे बल्कि इन्हें फायरिंग की आवाज़ भी सुनाई दी, मगर इनके औक़ात यकसर मुख्तलिफ हैं। इनमें से एक शख्स नफ्ताली वशीरा ने बीबीसी को बताया कि इस रात इन्होंने रात 10:30 से 11 बजे के दौरान फायरिंग की आवाज़ सुनी। अरशद शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या किस वक्त पेश आया, इसके हवाले से मुतज़ाद दावे किए गए हैं। ये फायरिंग बस चंद सेकंड के लिए हुई थी। यहाँ क्योंकि फायरिंग रेंज है और जीएसयू का ट्रेनिंग कैंप है, हम फायरिंग की आवाज़ें सुनने के आदी हैं। हमें पता है कि जब तरबियत के दौरान फायरिंग की जाती है तो इसकी आवाज़ और औक़ात कार किया होते हैं, मगर इस रात ये मुख्तलिफ थी। उसी इलाक़े में मौजूद एक और शहरी ने बताया कि वो 9 बजे तक अपने दोस्तों के हमरा एक बार में बैठे थे और 9 बजे वो 4 दोस्त 2 मोटरसाइकिलों पर उसी कच्ची सड़क पर रवाना हुए। वो कहते हैं कि वो 9:30 बजे के करीब यहाँ से गुजरे और फिर दोस्त को इसके घर छोड़कर वापस आए, मगर इस तमाम सफ़र के दौरान यहाँ सड़क पर ना कोई पत्थर पड़े थे ना रास्ता ब्लॉक किया गया था। इन्होंने दावा किया कि मुझे अच्छी तरह याद है कि 9:30 से 10 बजे के दौरान ये रोड ब्लॉक थी और ना ही यहाँ पुलिस एहलकार मौजूद थे। जब जीएसयू रोड ब्लॉक लगाते हैं तो किसी को भी वहां से गुजरने की इजाज़त नहीं होती। मैंने फायरिंग की आवाज़ 10 बजे के बाद सुनी, मगर ये याद नहीं कि इस वक्त असल टाइम क्या होगा। हो सकता है ये 10:30 के बाद का वक्त हो, मगर ये कतई तौर पर 9:30 नहीं था। अल सऊदी उर्दू सर्विस से इस रात उस फार्म हाउस पर काम करने वाले एक मुलाजिम ने भी बात की। इन्होंने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वो इस रात एमू डिम्प कोयनी में मौजूद थे। अरशद शरीफ और खुर्रम अहमद रात 10 बजे तक फार्म हाउस में ही मौजूद थे और ये गालिबन 10 बजे का वक्त होगा जब वो दोनों वहां से निकले। लेकिन नामी शख्स कौन था? जीएस उत्तराखंड यूटा जोसेफ के मुताबिक जब वो रोड ब्लॉक लगाए हुए थे तो वहां से करीबी इलाके में मसाई कबीले के लेकिन नामी एक शख्स का गुजर हुआ। इन्होंने इस शख्स को गुमशुदा गाड़ी मर्सिडीज का हुलिया बताया और कहा कि वो ऐसी गाड़ी देखें तो इन्हें इत्तला दें। इनके मुताबिक कुछ देर बाद लेकी ने इन्हें फ़ोन किया और इत्तला दी कि एक गाड़ी इनकी तरफ आ रही है। वाज़े रहे कि इस मकाम से आगे कोयनी एमू डिम्प है जहां अरशद शरीफ मौजूद थे और यहां मोबाइल फ़ोन आमतौर पर काम नहीं करते। हमने इस मकाम से तकरीबा 5 मिनट की ड्राइव पर वाक़े चंद घरों पर मुश्तमिल मसाई कबीले पहुँचे और वहाँ लेकी नामी इस शख्स को ढूंढने की कोशिश की, मगर हमें बताया गया कि इस आबादी में इस नाम का कोई शख्स नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी तफ्तीशकारों की फैक्ट फाइंडिंग टीम के मुताबिक इन्होंने लेकी नामी इस शख्स का नंबर हासिल करने की कोशिश की तो यूटा जोसेफ ने इन्हें बताया कि वो इस शख्स को नहीं जानते और न ही इनके पास अब इसका नंबर मौजूद है। अरशद शरीफ की गाड़ी पर गोलियां चलने के हवाले से मुख्तलिफ बयानात।
واقعے کے فوراً بعد جی ایس اتراکھنڈ اہلکاروں نے ایک تحریری بیان میں تحقیقاتی اداروں کو اپنے اسلحے سے فائرنگ کی تفصیل بتائی۔ کمانڈ کرنے والے افسر یوٹا جوزف نے کہا کہ انہوں نے پہلے گاڑی سے ایک فائر کی آواز سنی اور اس کے بعد انہیں اپنے ساتھی کی چیخ سنائی دی۔ پھر ان کے دونوں ساتھیوں نے، جو ان کے بقول نالے کی دوسری جانب کھڑے تھے، فائرنگ شروع کر دی۔ یوٹا جوزف نے کہا کہ انہوں نے خود کوئی فائر نہیں کیا اور ان کے اسلحے میں گولیاں پوری ہیں۔ ان کے مبینہ طور پر زخمی ہونے والے ساتھی نے اپنے ابتدائی بیان میں کہا کہ انہیں احساس ہوا کہ ان کا ہاتھ سن ہو چکا ہے اور انہیں گولی لگی ہے تو وہ بھاگ کر نالے میں بنے پائپ میں چھپ گئے۔ انہوں نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے بھی ارشد شریف کی گاڑی پر فائرنگ نہیں کی تھی۔ ان کے تیسرے ساتھی کا بیان قدرے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی فائرنگ نہیں کی اور اپنے ساتھی کے پیچھے بھاگ کر وہ پائپ میں چھپ گئے۔ اس دوران انہیں گولیاں چلنے کی آواز آتی رہی۔ البتہ آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے چند فائر کیے تھے۔ مگر ان بیانات سے مختلف بیان پاکستان کی تحقیقاتی ٹیم کو دیا گیا ہے۔ اگرچہ پاکستانی ٹیم اس زخمی اہلکار تک رسائی حاصل نہیں کر پائی، تاہم اپنے بیانات میں اہلکاروں نے کہا ہے کہ یوٹا جوزف نے فائرنگ نہیں کی تھی، البتہ زخمی ہونے والے سپاہی ایک ہاتھ سے ہی گاڑی پر فائرنگ کرتے رہے۔ جبکہ دوسرے سپاہی نے بھی کہا کہ انہوں نے کئی گولیاں فائر کی تھیں۔ ارشد شریف کی گاڑی پر گولیوں کے نشان۔ ہم کینیا میں کیسرین پولیس اسٹیشن پہنچے جہاں ارشد شریف کی گاڑی کھڑی ہے۔ اس گاڑی کا معائنہ پاکستانی ٹیم کے علاوہ 2 بیلسٹک ایکسپرٹس کر چکے ہیں اور گاڑی کے نچلے اور اندرونی حصوں میں لگنے والی گولیوں کے نشانات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ سفید رنگ کی اس لینڈ کروزر پر لگی تمام گولیوں کے نشان دائیں جانب ہیں۔ صرف 2 گولیاں ایسی ہیں جو گاڑی کے پچھلے شیشے پر ہیں اور تحقیقات کے مطابق اب تک یہی سمجھا جا رہا ہے کہ ان 2 میں سے ایک گولی ارشد شریف کے سر پر لگی تھی۔ ارشد شریف کی ہلاکت ان کے سر اور سینے پر لگنے والی 2 گولیوں سے ہوئی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ارشد شریف کی سیٹ کی پشت پر اس گولی کا کوئی نشان موجود نہیں جو ان کے سینے میں لگی۔ گاڑی میں لگنے والی زیادہ تر گولیاں لوئر اینگل سے ماری گئی ہیں، جبکہ کینین پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہیں گاڑی کے اندر سے ایک کارٹرج گولی کا خول بھی ملا ہے۔ خون کے چھینٹے گاڑی کے پچھلے دروازے تک پہنچے ہیں مگر ڈرائیور کی سیٹ پر کسی گولی کا نشان ہے، نہ ہی خون کا کوئی دھبا۔ اس کیس سے منسلک ایک بیلسٹک ایکسپرٹ کے مطابق گاڑی کے باہر کے حصے پر موجود گولیوں کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ فائرنگ کرنے والے افراد لیٹے ہوئے تھے یا سڑک کی سطح سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر جی ایس اتراکھنڈ اہلکاروں کی بات مان لی جائے کہ گاڑی آگے بڑھنے کے بعد پیچھے کھڑے یوٹا جوزف نے کوئی فائر نہیں کیا، تو گاڑی کے پچھلے شیشے پر موجود گولیوں کے 2 اہم نشانات کے بارے میں یہ بالکل واضح نہیں کہ یہ فائرنگ کس نے کی۔ کینیا میں ان تحقیقات سے منسلک بعض افسران کے مطابق بیلسٹک ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 گولیاں بہت قریب سے چلائی گئیں اور ایسے وقت میں چلائی گئیں جب یہ گاڑی رکی ہوئی تھی یا بہت آہستہ رفتار میں چل رہی تھی۔ گاڑی پر مجموعی طور پر گولیوں کے 9 نشان ہیں جبکہ پولیس کو اس مقام سے دیے گئے خولوں کی تعداد 13 ہے۔ پولیس کے مطابق اس کی وجہ گولیوں کا ضائع ہونا ہو سکتا ہے۔ تحقیقاتی ادارے آئیپو کے ایک اہلکار نے السعودی اردو سروس کو بتایا کہ وقوع کے مقام سے ملنے والے شیلز کے فورنزک تجزیے سے یہ تصدیق ہوئی ہے کہ یہ تمام شیلز جی ایس اتراکھنڈ اہلکاروں کے اسلحے کے تھے۔ ارشد شریف کا آئی فون اور آئی پیڈ۔ کینیا کی پولیس کے ایک افسر نے دعویٰ کیا کہ ارشد شریف کا آئی فون ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس ہے۔ ان کا یہ فون وہی ہے جو وہ استعمال کر رہے تھے اور اس رات بھی ان کے پاس تھا۔
DCI यानी डायरेक्टोरेट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के एक अफसर, जो इस केस की तहकीकात के साथ मुंसलिक हैं, ने अल सऊदी उर्दू सर्विस को बताया कि इनको इस फ़ोन तक रसाई नहीं दी गई है। पाकिस्तान से जाने वाले अफसरान को भी अरशद शरीफ के फ़ोन और आईपैड तक रसाई नहीं दी गई, जबकि पुलिस के किरदार की तहकीक करने वाले इदारे आईपू के सरबराह ने भी अल सऊदी उर्दू सर्विस से बात करते हुए ये तस्दीक नहीं की कि इन्हें इस फ़ोन तक रसाई मिली है या नहीं। इस केस से मुंसलिक एक तफ्तीशकार ने दावा किया उनका ये आईफोन और आईपैड इनके मेज़बान वक़ार अहमद ने पुलिस के हवाले करने के बजाय कीनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को दिया था। जोसेफ, मैंने पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला तो सामने एक शख्स मुर्दा हालत में पड़ा था। इसके जिस्म का खून जम चुका था और वो मरा हुआ था। अरशद शरीफ की डेड बॉडी देखने वाले अफराद के मुख्तलिफ बयानात। अगर अब तक की तहकीकात में मुख्तलिफ तफ्तीशकारों को मुख्तलिफ मौक़े पर दिए गए बयानात का तफसीली जायज़ा लिया जाए तो फायरिंग के औक़ातकार और GS उत्तराखंड एहलकारों की पोजीशंस के बाद सबसे बड़ा तज़ाद अरशद शरीफ को मुर्दा हालत में सबसे पहले देखने वाले अफराद के बयानात में है। DCI के एक अहलकार के मुताबिक यही वजह है कि अब पुलिस इस एंगल से भी तहकीक कर रही है कि कहीं अरशद शरीफ रोड ब्लॉक तक पहुंचने से पहले ही कत्ल तो नहीं हो चुके थे। अरशद शरीफ की डेड बॉडी खुर्रम अहमद के बाद सबसे पहले इस फार्म हाउस के गार्ड जोसेफ ने देखी, जो गेट खोलने आए ताकि खुर्रम गाड़ी फार्म हाउस में दाखिल कर सकें। इन्होंने अल सऊदी उर्दू सर्विस से बात करते हुए कहा कि खुर्रम बहुत घबराए हुए थे, उन्होंने मुझसे पानी मांगा और फिर फार्म हाउस के अंदर चले गए। वो इस वक्त बाहर निकले जब इनके अहले खाना वहां पहुंचे। जोसेफ के मुताबिक जब इन्हें खुर्रम नज़र नहीं आए तो इन्होंने फैसला किया कि वो खुद गाड़ी में देखेंगे ताकि इसे अंदर ले जा सकें। इनके मुताबिक वो नहीं जानते थे कि गाड़ी में कोई और होगा। ये शायद 10:20 का वक्त होगा। ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था। मैंने पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला तो सामने एक शख्स मुर्दा हालत में पड़ा था। मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया। इसका खून जम चुका था और वो मरा हुआ था। मैं घबरा गया और दरवाज़ा बंद करके अंदर भागा ताकि खुर्रम से पूछ सकूं कि ये कौन है, मगर खुर्रम वहां मौजूद नहीं था। मैं इसके बाद भागकर अपने कमरे की तरफ आ गया और इस वक्त बाहर निकला जब गेट पर दूसरी गाड़ियां, वक़ार अहमद और दीगर, पहुंचीं। हमने इनसे पूछा कि क्या अरशद शरीफ के जिस्म से खून बहा रहा था, तो इन्होंने कहा कि नहीं, खून बहा नहीं रहा था, ये बिल्कुल खुश्क हो चुका था। यहाँ पहुंचने वाले DCI के अफसरान ने भी यही बयानात दिए हैं कि जब वो फार्म हाउस पहुंचे तो इनके जिस्म पर खून जमा हुआ था। लेकिन खुर्रम अहमद के बयानात मुख्तलिफ हैं। इनके पुलिस को दिए गए इब्तिदाई बयान के मुताबिक आधे घंटे के सफ़र के दौरान अरशद शरीफ सांस ले रहे थे और इनके जिस्म से खून बहा रहा था। इस दौरान यानी फार्म हाउस पहुंचने से पहले ही वक़ार अहमद पुलिस, इंटेलिजेंस और आसाम राइफल्स वाई के मालिकान को अरशद शरीफ की हलाकत की तस्दीक कर चुके थे। वक़ार अहमद की अहलिया ने फार्म हाउस पहुंचने पर यहां मौजूद मुलाजिम को बाहर भेज दिया और कहा कि वो रोड ब्लॉक्स की वजह पता करके आएं। ये मुलाजिम एक घंटे बाद पुलिस के हमरा यहां पहुंचे। वक़ार अहमद के तफ्तीशकारों को दिए गए बयान के मुताबिक वाक़ये के बाद अगले 20 मिनट में इनकी सलमान इकबाल से पहली बार बात हुई और इन्होंने अरशद शरीफ की मौत की तस्दीक की। लेकिन सलमान इकबाल के पाकिस्तानी तफ्तीशकारों को दिए गए बयान के मुताबिक इन्हें 3 से 4 घंटे के बाद वक़ार से पहली बार बात की। कीनिया की पुलिस इस एंगल से भी तहकीक कर रही है कि कहीं अरशद शरीफ रोड ब्लॉक तक पहुंचने से पहले ही कत्ल तो नहीं हो चुके थे। वो मकाम जहां रोड ब्लॉक की गई थी। डिनर पर मौजूद अमरीकी कौन थे?
इस रात वक़ार अहमद के फार्म हाउस पर डिनर अमरीकी इंस्ट्रक्टर्स के एजाज़ में दिया गया। यहाँ 6 अमरीकी एहलकार मौजूद थे, मगर इनमें से कोई भी इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक कि कीनिया की पुलिस के मुताबिक इन्हें ये इल्म ही नहीं कि वो कौन थे और अब कहाँ हैं। पुलिस ने मज़रत की या गोलियों की इत्तला दी। अरशद शरीफ की डेड बॉडी टंगा फार्म हाउस ले जाई गई थी, जहां बदअज़ां वक़ार अहमद, इनकी अहलिया मूरीन और दोस्त और बिजनेस पार्टनर जमशेद भी पहुंच गए। पुलिस यहां 11 बजे के बाद पहुंची। वक़ार अहमद के मुताबिक पुलिस और इनके साथियों ने फार्म हाउस पहुंचने पर इन्हें बताया कि GSU का एक एहलकार जख्मी है, जिस पर अरशद शरीफ की गाड़ी से गोली चलाई गई। लेकिन वहीं मौजूद खुर्रम का बयान इस तमाम बातचीत के हवाले से यकसर मुख्तलिफ है। इनके मुताबिक पुलिस ने वाक़ये को मिस्टेकन आइडेंटिटी, गलत शनाख्त करार देते हुए खुर्रम अहमद से मज़रत की। क्या पाकिस्तान का कीनिया हुकूमत से राबिता है? वज़ीर दाखिला कैथोरे कंडीकी के मुताबिक इस केस की तहक़ीक़ात को तूल देना किसी सूरत कीनिया के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाअल्लाह कह चुके हैं कि कीनिया की हुकूमत और इदारों ने पाकिस्तान से जाने वाली तफ्तीशी टीम से ताउन नहीं किया है। फ़िकट फानडनक टीम ने सुप्रीम कोर्ट में जुमा करवाई गई अपनी रिपोर्ट में भी यही बात लिखी है। अल-सऊदी उर्दू सर्विस ने यही सवाल जब कीनिया के वज़ीर दाखिला कैथोरे कंडीकी से किया तो इनका कहना था कि पाकिस्तान ने इनसे इस कस्म के किसी ख़दशे का इजहार नहीं किया। आपको ये बात किसने बताई है कि कीनिया की हुकूमत या इदारे पाकिस्तान से ताउन नहीं कर रहे हैं? हम पाकिस्तान से राबिते में हैं और कम अज़ कम मेरे दफ्तर की हद तक पाकिस्तान की ऐसी कोई शिकायत या गिला नहीं पहुंचा कि हमने इनसे ताउन नहीं किया। जब पाकिस्तानी टीम यहाँ आई तो हमने इनसे मुकम्मल ताउन किया। कीनिया के वज़ीर दाखिला के मुताबिक, हमें भी इतना ही अफसोस है जितना पाकिस्तान को कि इनका एक शहरी हमारे मुल्क में हलाक हुआ है। इस केस की तहक़ीक़ात को तूल देना किसी सूरत कीनिया के मफाद में नहीं है और यही वजह है कि मैं पाकिस्तानी शहरियों और अरशद के ख़ानदान को ये यकीन दिलाता हूँ कि हम रिकॉर्ड टाइम में इस केस की तहक़ीक़ात मुकम्मल कर लेंगे। अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम की असल रिपोर्ट नहीं दी गई, नकल भी नामुकम्मल, ख़ानदान का दावा। अरशद शरीफ की मौत, फौजी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सियासत, क्या हक़ाइक़ कभी सामने आ पाएंगे? कीनिया का वो दूर दराज इलाक़ा जहां पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ हलाक हुए। इन्होंने कहा कि इनका निगरान महकमा DCI इस केस की शफ़ाफ़ अंदाज में तहक़ीक़ कर रहा है और जल्द ही नताइज सामने आ जाएंगे। उसी बारे में इस केस में पुलिस के किरदार की तफ्तीश करने वाले इदारे आईपू के सरबराह ने दावा किया कि पाकिस्तान की जानिब से ना तो इनके पास ऐसी कोई दरख्वास्त आई है कि इन्हें अरशद शरीफ के आईफोन तक रसाई दी जाए और ना ही ये कहा गया है कि हमने इनसे ताउन नहीं किया। पाकिस्तान की जानिब से ऐसा बयान आना अफसोसनाक है। हमने इनसे मुकम्मल ताउन किया और वो जानना चाहते थे कि तहक़ीक़ात कैसे हो रही हैं और कहाँ पहुँची हैं। हमने इनके साथ तफसीली मुलाकातें की और इन्हें ताज़ा तरीन पेशरफ़त के हवाले से बताया। ये समझने की ज़रूरत है कि हम यहाँ एक जवाइनट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे कि हम सबूत और शवाहिद शेयर करें। हमारा एक आज़ाद और शफ़ाफ़ इदारा है जो आज़ादाना तहक़ीक़ात कर रहा है, और हमारी तहक़ीक़ात का पाकिस्तान की तहक़ीक़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अरशद शरीफ के केस की तहक़ीक़ात मुकम्मल। आईपू के सरबराह ने कहा कि इन्होंने इस केस की तहक़ीक़ात मुकम्मल कर ली हैं और अब महकमा जाती सतह पर अपनी तहक़ीक़ का सरेनो जायज़ा लिया जा रहा है। अल-सऊदी उर्दू सर्विस से बात करते हुए आईपू के सरबराह ने कहा कि इन्होंने
इस केस की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और अब महकमा जाती सतह पर अपनी तहकीक का सरेनो जायजा लिया जा रहा है ताकि किसी गलती का इम्कान न रहे। हमें उम्मीद है कि हम 2 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट मुतल्लका डिपार्टमेंट में जमा करवा देंगे जो इसका जायजा लेंगे और इसको अवाम के सामने पेश करेंगे। इस सवाल पर कि क्या अब तक की तहकीकात में किसी बैरूनी एजेंसी या फर्द के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं, आईपू के सरबराह ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। मेरे ख्याल में ये मेरी डोमेन नहीं कि मैं ये कह सकूं कि कोई पाकिस्तानी एजेंसी या फर्द इस कत्ल में मुलव्वस हो सकता है। मैं इस बारे में नहीं जानता और इसलिए ऐसी राय नहीं दूंगा जिसका मुझे इल्म ही नहीं है। ताहम जीएस उत्तराखंड साबिक अफसर और डायरेक्टर जारज मौसामली दूसरी राय के हामिल हैं। इन्होंने अल सऊदी उर्दू सर्विस से बात करते हुए कहा कि अक्टूबर 23 को होने वाली इस तैनाती में बड़े लोग हॉलर्स कमियां हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस कत्ल की मंसूबा बंदी की नीयत से बाहर की गई थी। सबसे पहले तो ये डिप्लॉयमेंट तैनाती ही गलत हुई और बुनियादी प्रोटोकॉल्स और एसओपीज को नज़रअंदाज किया गया है। 3 से 4 अहलकारों का दस्ता तैनात होता है और न ही जीएसयू किसी गाड़ी के चोरी या अगवा होने से मुतालिक केस अपने हाथ में लेता है। यहाँ करीब ही एक पुलिस स्टेशन मौजूद था, वहाँ के बजाय एक तरबियती मरकज़ से अहलकारों की ड्यूटी क्यों लगाई गई? ख्याल रहे कि इस रात इस कार्रवाई में शरीक तमाम जीएसयू अहलकारों ने कहा है कि इन्होंने इससे पहले अपनी सर्विस के दौरान ऐसी कोई ड्यूटी नहीं दी थी। जारज मसामली के मुताबिक ऐसा लगता है कि इस कत्ल की मंसूबा बंदी की नीयत से बाहर की गई और इस पर अमल दरामद यहाँ हुआ, और ऐसा मुमकिन नहीं कि कीनिया की हुकूमत या जीएसयू में किसी को इसका पता ना हो। यहाँ कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर है जिसे इल्म था कि क्या हो रहा है। इस वाक़े की जिस अंदाज में तहक़ीक़ की जा रही है, इस पर भी कई सवाल अटकते हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में किसी को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाएगा और असल कातिलों तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। अरशद शरीफ के अहले खाना ने राबिता किया तो मदद फराहम की जाएगी। कुछ ऐसे ही खदशात का इजहार कीनिया में एमनेस्टी इंटरनेशनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरुनगु हागटन ने भी किया है। अल सऊदी उर्दू सर्विस से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कीनिया में मावराए अदालत कत्ल और पुलिस को बतौर कातिल खरीदने के केसेस में काफ़ी इजाफा हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह करप्शन है, लेकिन अरशद शरीफ के कत्ल और फिर इस मामले की तहकीकात पर एमनेस्टी इंटरनेशनल को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे इनके लिए पाकिस्तान में ज़मीन तंग की गई और इन्हें पहले दुबई और फिर कीनिया आना पड़ा, और यहाँ इनका कत्ल कर दिया गया, जो बज़ाहिर ऐसे ही वाक़यात की कड़ी नज़र आती है जो इससे पहले भी कीनिया में होते रहे हैं। इन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की फैमिली ने इनसे राबिता नहीं किया, लेकिन ऐसा होने की सूरत में एमनेस्टी इंटरनेशनल इन्हें मदद फराहम करेगी। इन्होंने कहा कि माजी का रिकॉर्ड देखते हुए ये इंसाफ पर मबनी मुतालबा है कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात एक ऐसे आज़ाद कमीशन से करवाई जाए जिसकी निगरानी अक़वाम मुत्तहिदा या कोई और बैनुल-अक़वामी इदारा कर रहा हो। अरशद की ज़बान बंद कर दी, अब इसे इंसाफ तो दे दो। मेरे अंदर एक तूफ़ान छुपा हुआ है। मेरे बेटे को जिन लोगों ने कत्ल किया है, मैं इन सब को जानती हूँ। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने, इनके मंजर आम पर आने और इस कत्ल की गुत्थी सुलझने में न जाने कितना वक्त लगे, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इस मामले के सबूत और शवाहिद भी धुंधले हो रहे हैं। मुल्क के ताकतवर तरीन हलकों में बयानात की जंग कुछ दिन जारी रही और फिर खामोशी छा गई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबराह पहली बार टेलीविज़न स्क्रीन्स पर मीडिया के नुमाइंदों के सामने बैठे और सफाई दी।
इमरान खान और खुद हुकूमती अरकान एक दूसरे पर बयानबाजी करते रहे और एक दूसरे को मोरद-ए-इल्ज़ाम ठहराने का सिलसिला जारी रहा। अब एक बार फिर खामोशी है, मगर ये खामोशी अरशद शरीफ के घर में कहीं नहीं मिलती। इनकी वालिदा कहती हैं, मेरे अंदर एक तूफान छुपा हुआ है। मेरे बेटे को जिन लोगों ने कत्ल किया, मैं इन सब को जानती हूँ। वो गुस्से में हैं और इंसाफ मांगती हैं, मगर मैंने जब भी इनसे सवाल किया कि क्या इन्हें उम्मीद है कि ये केस कभी अंजाम को पहुंच पाएगा, तो उनका जवाब नफी में ही था। इनकी अहलिया अपने 5 बच्चों के हमरा परेशान हैं। मुझे इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। अगर ये इंसाफ वाले होते तो मेरे बच्चों के साथ ये ज़्यादती करते। अरशद इन बच्चों को बहादुर बनना सिखा गया है, मगर हम इसे बहुत याद करते हैं। ये वो कमी है जो कभी पूरी नहीं हो सकेगी। इनकी अहलिया और वालिदा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कई अफराद को नामज़द किया, तो दूसरी जानिब इनकी एक जंग सोशल मीडिया पर इनकी दूसरी अहलिया जवेरिया अरशद भी लड़ रही हैं और इस कोशिश में हैं कि इनके शौहर का नाम और कत्ल इंसाफ की तलाश के सफ़र में वक्त की धूल में छप ना जाए। अरशद शरीफ की वालिदा और अहलिया ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ आर्मी चीफ, मौजूदा हुकूमती क़यादत और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के चंद हाजिर सर्विस अफसरान को अरशद शरीफ के कत्ल के केस में नामज़द किया है। मैंने इनसे पूछा कि इन्हें ये बातें किसने बताई हैं, तो इनका कहना था कि कुछ दौसत अहबाब और अखबारों से इन्हें ये सब पता चला है। वो नहीं जानते कि अरशद को किसने मशवरा दिया। ये लोग मुलवस हैं क्योंकि इनमें से एक शख्स अरशद के पास घर और दफ्तर आया और कहा कि जो पैगाम मैं लाया हूँ वो ऊपर वाले के पास जाएगा और जो जवाब तुम दोगे वो ऊपर जाएगा। किसने मारा है और क्यों? क्योंकि वो सवाल कर रहा था, क्या किसी और शहरी में हिम्मत है कि इनसे सवाल करे? इनकी वालिदा ने आखिरी बार अरशद शरीफ से बात उनकी हलाकत से 2 दिन पहले की थी और इनसे पूछा कि इन्होंने नया व्लॉग क्यों शाये नहीं किया। अरशद ने मुझे बताया कि वो दोस्तों के साथ मसरूफ़ थे और फिर सुबह इसने तोशाखाने वाला आखिरी व्लॉग यूट्यूब पर अपलोड किया, जिसे मैंने नाश्ते के बाद देखा। ये मेरी अरशद से आखिरी बात थी। इनकी अहलिया कहती हैं कि अरशद शरीफ की मौत से कुछ घंटे कबल इन्होंने व्हाट्सएप पर अरशद शरीफ को पैगाम भेजा था। मैंने इनसे पूछा कि आप कब वापस आ रहे हैं? अब आ जाएं। इन्होंने जवाब दिया कि 10 दिसंबर में आऊँगा। वो कह रहे थे कि वो अभी दोस्तों के हमरा कहीं बाहर जा रहे हैं और बाद में बात करेंगे। ये सेखा का वक्त था। फिर रात को इनके दफ्तर से कुछ लोग गेट पर आए और मुझे फ़ोन किया कि भाभी दरवाज़ा खोलें, बात करनी है, अच्छी खबर नहीं है। पहले इन्होंने कहा कि अरशद का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ये आइडिया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ये खदशा रहता था कि इन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है और हम मुहतात भी थे, मगर ये अंदाज़ा नहीं था कि कोई इस हद तक जा सकता है। मगर वो भी कहती हैं कि इन्हें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं। इंसाफ मिलता नज़र नहीं आता। ये इंसाफ देने वाले होते तो मेरे बच्चों के साथ ये जुल्म करते। वो एक अच्छा बेटा, अच्छा शौहर और अच्छा बाप था।